चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 3 नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा जाएगा। और ऐसा नहीं कि हम पहली बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अच्छी स्टडी कर ली थी, मतलब हमने इनका इंट्रोडक्शन ले लिया था। वहाँ पे सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था वो साइन थीटा था। इसके अलावा कॉस थीटा, टैन थीटा, और फिर इनके रेसिप्रोकल हुआ करते थे, जैसे कि कोसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा, और टैन थीटा का क्या होता था, कॉट थीटा। तो जो आप देख रहे हैं इनको क्लास 10th में कहा जाता था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो 10वीं में जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कहा करते थे, अब हम उन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कहने के बजाय क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहेंगे। और फंक्शंस क्या होते हैं इसकी स्टडी हम सेकंड चैप्टर में कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फंक्शन जो है वो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है और किसी भी फंक्शन को ऐसे करके रिप्रेजेंट किया जाता है, fx = y। तो अब अगर हमें साइन थीटा को रिप्रेजेंट करना है फंक्शन की फॉर्म में, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि fx = sin x। ठीक है। अब अगर हम x की जगह कुछ भी रखेंगे, जैसे मान लो हमने 30 डिग्री रख दिया, तो वहाँ पे साइन 30 डिग्री आ जाएगा और उसकी वैल्यू आप अच्छी तरह से जानते हैं, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो ये डोमेन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, जिनके बारे में आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो सबसे पहला बदलाव जो होगा क्लास 11th में वो ये होगा कि जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कहा करते थे, अब उनको हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके अलावा आपको इन चीज़ों को भी छोड़ना पड़ेगा। जिसे आप डिग्री कहा करते थे, अब उसे आप रेडियन कहेंगे। आप 30 डिग्री को इस तरह से पढ़ेंगे, π/6 रेडियन। इसी तरह से आपके पास 60 डिग्री आएगा तो आप उसे कहेंगे π/3 रेडियन। इसी तरह से आपके पास आएगा जैसे 90 डिग्री, तो आप उसे पढ़ेंगे π/2। तो आपको इसको जल्द से जल्द छोड़ना पड़ेगा, इससे जो भी आपका लगाव है डिग्री से। मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि बहुत बच्चे इसको जल्दी से छोड़ भी नहीं पाएंगे। जब भी उनके सामने आएगा ना साइन π/6, तो वो हमेशा उसको साइन 30 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको आज नहीं तो कल इसको छोड़ना ही पड़ेगा। आपको डिग्री से रेडियन में जाना पड़ेगा, ऊपर के लेवल में बढ़ना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को कहोगे तुम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके अलावा तुम्हें डिग्री से जाना पड़ेगा किधर, रेडियन की तरफ। अब जितने भी एंगल अब तक तुम पढ़ते थे डिग्री में, उन सबको अब तुम रेडियन में बोलना शुरू करोगे। तो इस चैप्टर का जो पहला हिस्सा है उसमें तो हम ये सीखेंगे कि ये डिग्री मेज़र को रेडियन मेज़र में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और ये रेडियन मेज़र और डिग्री मेज़र आती कहाँ से है, इसकी डीप स्टडी हम इस चैप्टर के पहले हिस्से में करने वाले हैं। उसके बाद अगले हिस्से में हम इनके बारे में और गहराई से पढ़ेंगे, क्योंकि 10वीं में तो केवल हमने इन चीज़ों का इंट्रोडक्शन लिया था। और इस चैप्टर में बहुत सारे फार्मूले भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। इतने सारे भर के फार्मूले हैं, लेकिन इस चैप्टर के जो फार्मूले हैं वो आगे 11th के जितने भी चैप्टर हैं उनमें से ज़्यादातर में, और 12th के तो हर चैप्टर में उन फार्मूलों का इस्तेमाल होगा। इसलिए उन फार्मूलों को याद करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार आप देख लीजिए, ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैं जिन फार्मूलों की बात कर रहा हूँ उन फार्मूलों को आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये आपकी बुक का पेज नंबर 83 है। इस पे जितने भी फार्मूले लिखे हैं सारे, एक एक फार्मूला। और इसके अलावा ये 84 पेज है, इस पे लिखा हुआ भी एक एक फार्मूला अच्छी तरह से याद होना चाहिए। जो बच्चा जितनी जल्दी इन फार्मूलों को याद करेगा उसका उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, और जो जितनी देर करता चला जाएगा उतना ही वो अपना नुकसान भी करता चला जाएगा। चीज़ें मुश्किल होती हैं, लेकिन अगर एक बार हम इनकी शुरुआत कर दें तो फिर वो आसान होती चली जाती हैं। शुरुआत करना सबसे ज़रूरी होता है। शुरुआत करते ही आपका आधा काम जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। आप अगर IAS बनने की सोच रहे हैं तो IAS बनने की शुरुआत अगर आपने कर दी तो समझो आधे IAS तो तुम बन ही गए हो। चलिए खैर, ज़्यादा बकवास ना करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहला जो काम हम इस चैप्टर में करने वाले हैं वो ये सीखने वाले हैं कि डिग्री को रेडियन में या फिर रेडियन को डिग्री में कैसे बदला जाता है। मेन पॉइंट तो हमारा यही रहेगा कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलें, क्योंकि आगे जितने भी एंगल्स हम पढ़ेंगे वो सारे हम रेडियन में ही पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम ये जानेंगे डिग्री और रेडियन आते कहाँ से। तो डीप स्टडी हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है एंगल्स। अभी तक हम 6ठी क्लास से लेकर अब तक बहुत सारे हमने एंगल पढ़े, 30 डिग्री, 40 डिग्री, इतने डिग्री, उतने डिग्री, और उनको कंस्ट्रक्ट करना भी सीखा था। जैसे हमने 9th में सीखा था कि 90 डिग्री का एंगल बनाओ, तो ऐसे बना दिया करते थे, एक लाइन खींचते थे,
और उसके ऊपर ऐसे करके एंगल बना देते हैं। 90, 45, 22.5 बहुत सारे तरह के एंगल हमने बनाए हैं, लेकिन आज तक हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि एंगल की डेफिनेशन होती क्या है, ना ही हमसे किसी ने पूछा कि एंगल होता क्या है। तो पहले हम क्लियर करेंगे एंगल की डेफिनेशन को, क्योंकि सब चीज़ों को बारीकी से पढ़ेंगे तभी ये चैप्टर हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो मैं लिखता हूँ डेफिनेशन। तो देखिए ये तो डेफिनेशन है कि एंगल इज़ अ मेज़र, एंगल एक तरह की मेज़र होती है किसकी, रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, किसी भी रे का अपने इनिशियल पॉइंट के चारों ओर जो रोटेशन होता है उसकी जो मेज़रमेंट होती है उसे कहा जाता है एंगल। तो फिगर बना के समझने की कोशिश करते हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं बना रहा हूँ ये एक रे है, इसको हम बोलेंगे ओ ए, ठीक है। और ये इस रे का क्या है, इनिशियल पॉइंट। अब अगर इस रे को रोटेट करना शुरू करें अपने इनिशियल पॉइंट के चारों ओर, ये रे है और ये है इनिशियल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट के चारों ओर जब हम इस रे को रोटेट करना शुरू करेंगे तो जो निकल कर आएगा उसी को हम एंगल कहेंगे। कितना रोटेट किया है इस रे ने, अपने इनिशियल पॉइंट के अबाउट कितना रोटेट किया है, वही इसका क्या बताएगा, हमें एंगल बताएगा। अब वो डेफिनेशन हमें क्लियर हो जाएगी। एंगल इज़ द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, किसी भी रे का इनिशियल पॉइंट के अबाउट जो रोटेशन होता है उसी को क्या कहा जाता है, एंगल कहा जाता है। किसी भी रे का इनिशियल पॉइंट के अबाउट जो रोटेशन होगा उसकी जो मेजरमेंट होगी उसे कहा जाएगा एंगल। अब समझ गए होंगे एंगल क्या होता है, ठीक है। इसकी जो ये वाली जो साइड होती है एंगल की, इसको इनिशियल साइड कहा जाता है, और वो वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये वाली साइड इनिशियल साइड है जहाँ से स्टार्ट करेगा, और जहाँ पे एंड होगा वो क्या होगी, टर्मिनल साइड होगी। इसके अलावा ये जो कोना आप देख रहे हैं इसे कहते हैं एंगल की वर्टेक्स। इसके अलावा ये जो एंगल अब बना हुआ देख रहे हैं ना, इस तरह के एंगल को पॉजिटिव एंगल कहा जाता है। अब अगर पॉजिटिव एंगल ऐसा होता है तो नेगेटिव एंगल कैसा होता होगा, तो उसको भी देखिए। तो ये होता है नेगेटिव एंगल, जो मैंने साइड में बड़ी तेज़ी से बना दिया है। इसमें कुछ खास नहीं है, बस जैसे आपकी ये थी इनिशियल साइड थी, तो पहले तो आप उधर को घूमना शुरू हो गए थे, अब आप अगर नीचे की साइड को घूमना शुरू हो जाएंगे, इनिशियल साइड से नीचे की तरफ अगर आएंगे तो आपका जो है नेगेटिव एंगल बन जाएगा। तो सिंपल है समझना, फिगर देख के आप आराम से समझ पा रहे होंगे। ऐसे घूम रहे हो तो पॉजिटिव एंगल है, नीचे को घूम रहे हो ऐसे करके तो फिर क्या बनेगा, नेगेटिव एंगल बनेगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव एंगल, इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड, वर्टेक्स और एंगल क्या होता है ये सब हमने समझ लिया है। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए खैर, तो अब हमारे सामने लिखा है वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ये क्या चीज़ होती है, वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब एक पूरा चक्कर, हिंदी में बोलेंगे एक पूरा चक्कर। तो अब किसी भी एंगल का अगर एक पूरा चक्कर हो जाता है तो उसे वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं अभी बताते हैं ज़रा। तो पहली बात तो ये है कि वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन कैसे बनेगा। ये आपकी इनिशियल रे है और ऐसे आपने पूरा एक चक्कर लगाया और वापस आप घूम कर वहीं पर आ गए। मतलब आपकी इनिशियल रे जो है, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड दोनों जब एक ही जगह पर आ जाएंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन कहेंगे। तो ये मैंने लिख दिया है कि इनिशियल साइड भी वहीं पर है, टर्मिनल साइड भी वही है, घूमकर वापस आ गए तो ये बन गया आपका वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। हम इसकी स्टडी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसे दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि एक पूरे रिवॉल्यूशन को अगर आप 360 बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो जो एक हिस्सा आएगा वो किसके बराबर होगा, 1 डिग्री के। आप इसे ऐसे समझें, ये पूरा आपका एक रिवॉल्यूशन हो गया। अब अगर आप इसके 360 बराबर हिस्से कर दें, जो कि मैं कर नहीं पाऊँगा, मैं थोड़े से हिस्से करके तुम्हें एक हिंट की तरह से समझा देता हूँ। मान लो कि ये 360 बराबर हिस्से हो गए, तो जो एक हिस्सा होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 डिग्री को। तो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन के 360 बराबर हिस्से करने से वन पार्ट जो होगा वो 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। या फिर ऐसा कहो कि पूरा जो रिवॉल्यूशन होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है, या फिर ऐसा कहो कि 360 डिग्री मिलकर पूरा एक रिवॉल्यूशन बनाते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे डिग्री की डेफिनेशन भी लिख दी है। इफ़ अ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज़ 1/360th ऑफ द रिवॉल्यूशन, पूरे रिवॉल्यूशन का 1/360th पार्ट जो है वो 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा।
ये पूरा चक्कर है, इस पूरे चक्कर का इतना पार्ट, मतलब 1 डिग्री बहुत ही कम होता है, मैं उसको दिखा नहीं सकता सही से, तो इस पूरे चक्कर का जो इतना पार्ट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 1/360th पार्ट इसको। तो वही जो पार्ट है वो 1 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ सही समझ में आएगा। ये पूरा रिवॉल्यूशन है, इस पूरे रिवॉल्यूशन का मान लो कि ये वाला हिस्सा जो है 1/360वां हिस्सा है, मतलब इसके 360 चक्कर करेंगे तो ये वाला जो पार्ट होगा वो 1/360 वाला पार्ट होगा। तो ये जो 1/360th पार्ट है इस रिवॉल्यूशन का, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 डिग्री को, और इसको ऐसे बोला जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन थी। फिलहाल ऐसे समझो कि जैसे पूरा रिवॉल्यूशन है, जब उसके 360 इक्वल पार्ट किए जाएंगे तो 1 इक्वल पार्ट जो है, एक पार्ट, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। डिग्री की कहानी अभी काफ़ी लंबी है, आगे बढ़ते हैं, डिग्री के बारे में और समझते हैं। इसके बाद ये देखिए अगले पेज पर क्या लिखा हुआ है कि 1 डिग्री इज़ डिवाइडेड इनटू 60 मिनट। जो 1 डिग्री होता है उसको 60 मिनट में क्या किया जाता है? डिवाइड। इसको सिंपल वे में ऐसे लिखा जा सकता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ये जो मैंने डैश लगाया है इसका मतलब मिनट होता है, मिनट के साइन को इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है, ये सेकंड का साइन होता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आगे जाकर ऐसा हो सकता है कि कुछ एंगल्स को हमें मिनट या सेकंड में भी कन्वर्ट करना पड़े। तो 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर बैठेगा। अब मान लो कि तुम्हारा, एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि तुम्हारे पास एक सवाल आ गया कि एक एंगल है 20 डिग्री का, इसको मिनट में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो हमें पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 20 डिग्री में कितने मिनट होंगे? 20 × 60 यानी कि 1200 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कई बार हमें ज़रूरत पड़ सकती है डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने की, और सेकंड में भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो फिर एक बार 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये मैंने सेकंड का साइन लगा दिया गलती से, यहाँ पे ना मिनट का लगना था, एक ही डैश लगना था। तो याद रखिएगा 1 डिग्री 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, ये तो खैर याद ही होगा। अब कुछ एंगल्स दिखा देता हूँ, नेगेटिव एंगल जो तुमने अब तक देखे नहीं होंगे। ये देखिए अभी जो मैं एक एंगल बना रहा हूँ यहाँ पर, ये जो एंगल है ना अभी देखने में 60 डिग्री का लगता है। अब अगर हम क्या करें कि पूरा एक रिवॉल्यूशन ले लें यहाँ तक, तो 360 हो गया, और 60 और प्लस कर देंगे तो ये एंगल बनेगा 420 डिग्री का, 420 डिग्री। तो ऐसे बनता है 420 डिग्री का एंगल। इसमें और घुमा दोगे और घूमते रहोगे, जितने चक्कर लगाते रहोगे उतना ही एंगल क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। अब तक तुमने 360 डिग्री के एंगल पढ़े थे, लेकिन अब कितने भी डिग्री का एंगल हो सकता है, अब 2000 5000 डिग्री के एंगल्स भी देखने को आपको मिलेंगे। तो 420 डिग्री का एंगल कैसे बना समझ गए ना? पहले एक रिवॉल्यूशन लिया, 360 हो गया, फिर 60 और प्लस कर दिया तो ये हो गया 420 डिग्री। इसके बराबर में एक माइनस का 420 भी बना देते हैं, माइनस का 420 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री का लगता होगा करीब करीब देखने में। तो पहले जब एक रिवॉल्यूशन लिया तो माइनस का 360 और उसमें 60 और प्लस कर दिया तो ये हो गया आपका माइनस का 420 डिग्री। तो इस तरह से बड़े एंगल, नेगेटिव एंगल और वो सब हमने देख लिया है। तो डिग्री की कहानी तो बस यहीं तक ही हमारी किताब में दे रखी है एनसीईआरटी में, और हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, बस इतना ही पढ़ेंगे डिग्री के बारे में। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। तो डिग्री के बारे में जो जानकारी हमने लेनी शुरू की थी वो यहाँ से की थी कि जो पूरा एक रिवॉल्यूशन होता है ये 360 डिग्री के बराबर होता है। इस पूरे रिवॉल्यूशन का जो एक पार्ट होगा वो 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। फिर हमने यहाँ पे उसकी डेफिनेशन भी लिख दी। फिर अगले पेज पर हमें पता चला कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री को 60 मिनट में डिवाइड किया जाता है, ऐसे लिख सकते हैं उसको। और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तुम पहले से ही जानते हो। ये जानकारी हमारे एक्सरसाइज में काम आएगी। फिर हमने यहाँ पे एक बड़ा सा एंगल बनाया 420 डिग्री का, और उसका नेगेटिव इधर बना दिया। डिग्री की जानकारी ख़त्म होने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और रेडियन के बारे में पढ़ेंगे। रेडियन के बारे में पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि अब हम 30 डिग्री को लिखेंगे π/6, 60 डिग्री को अब हम लिखेंगे π/3। तो इसको देखने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। तो एंगल को मेज़र करने का जो दूसरा तरीका होता है वो होता है रेडियन मेज़र, और यही अब आपकी इसको मैं ज़िंदगी तो नहीं कह सकता, यही अब आपका आगे चलेगा। मतलब आपका डिग्री को छोड़ना पड़ेगा आपको जल्दी ही, 1-2 एक्सरसाइज में डिग्री लगेगा, उसके बाद सब रेडियन ही रेडियन चलेगा। तो एंगल को मेज़र करने का ये दूसरा तरीका है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि आगे सब कुछ इसी से होना है। तो 1 रेडियन जो है वो किसके बराबर होता है? जैसे 1 डिग्री तो तुमने बता दिया था अभी अभी किसके इक्वल होता है। तो 1 डिग्री के बारे में तो आपने ये कहा था कि ये पूरा एक रिवॉल्यूशन है,
और इस रिवॉल्यूशन के जब 360 इक्वल पार्ट किए जाएंगे तो उनमें से एक जो पार्ट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, 1 डिग्री को। तो अब ये रेडियन क्या है, रेडियन कैसे रिप्रेजेंट होता है इसको समझते हैं। रेडियन के लिए भी हमें एक सर्कल बनाना पड़ेगा इस तरह से, और मान लो कि इस सर्कल की जो रेडियस है वो, इस सर्कल की जो रेडियस है उसे हमने मान लिया r, ठीक है। और इसका एक जो आर्क है, छोटा सा आर्क ले लेते हैं उसका, और उतनी लंबाई का आर्क लेंगे जितनी लंबाई की रेडियस है। मान लो कि आर्क की लंबाई भी कितनी हो गई, r। तो जो एंगल अब बनेगा सेंटर पर वो एंगल कहलाएगा 1 रेडियन का, और इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 1c लगाते हैं। हमारी किताब NCERT में तो c नहीं लगाया गया, लेकिन R.D. शर्मा या और जो ऑथर्स हैं उन्होंने लगाया हुआ है इसके ऊपर c। तो एक बार फिर से समझते हैं 1 रेडियन क्या होता है। अगर मान लो हमारे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस है r, ठीक है, और उस सर्कल का एक आर्क है जिसकी लंबाई भी r है, मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, तो r लंबाई का आर्क है, r लंबाई उसकी रेडियस की है, तो जो सर्कल के सेंटर पर एंगल बनेगा वो होगा 1 रेडियन के बराबर। ऐसे लिख देता हूँ 1c के बजाय, ठीक है। तो जितनी रेडियस है अगर उतनी ही आर्क की लंबाई है तो जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। डेफिनेशन लिख देता हूँ। चलिए खैर, तो मैंने यहाँ पे रेडियन की डेफिनेशन लिख दिया। ये जो हमने अभी अभी समझा था ना, ये इसकी डेफिनेशन है। 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब सर्कल की जो रेडियस है उसके बराबर लंबाई का जो आर्क है वो जो एंगल बनाएगा सर्कल के सेंटर पर वो 1 रेडियन के बराबर होगा। एक बार फिर से लेते हैं, ऐसा आर्क जिसकी लंबाई सर्कल की रेडियस के इक्वल है तो वो आर्क जो सर्कल के सेंटर पर एंगल बनाएगा वो एंगल 1 रेडियन के बराबर होगा। तो रेडियन मेजर हम समझ चुके हैं क्या होता है, डिग्री मेजर इससे पहले समझ लिया था। अब रेडियन में और डिग्री में रिलेशन क्या होता है उसको देखिए ज़रा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो एक जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है क्या वो सर्कल की सरकमफ्रेंस के इक्वल नहीं होता? होता है, इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, इसको बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिग्री में और रेडियन में जो रिलेशन होता है वो एस्टेब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज के जो शुरुआती सवाल हैं वो ऐसे ही हैं कि डिग्री को रेडियन में बदलो, रेडियन को डिग्री में बदलो, तो ये रिलेशन ज़रूरी है उसके लिए। अब हमें ये भी पता है कि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन जो है वो 360 डिग्री का होता है, और सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है वो किससे निकलती है, 2πr से। अब अगर हम ऐसे सर्कल की बात करें जिसकी रेडियस हो 1 यूनिट के बराबर, तो यहाँ पर r की जगह 1 आ जाएगा। r की जगह 1 आते ही 360 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2π के। इसके बाद क्या होगा कि अगर हम 1 डिग्री, क्योंकि अभी हमने देखा 360 डिग्री 2π के इक्वल है, तो 1 डिग्री कितने पाई के इक्वल होगा, 2π/360 के, ठीक है। फिर 2 से 180 बार क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो π/180 आ जाएगा। 1 डिग्री जो है वो π/180 रेडियन के बराबर हो जाएगा। तो अब हमारे पास ना डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आ चुका है। इसका उल्टा भी किया जा सकता है। मान लो कि इधर का सब उधर इधर की तरफ ट्रांसफ़र कर दें, तो 180 जो है वो 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 180, और पाई जो है वो डिवाइड में आ जाएगा और उधर रह जाएगा 1 रेडियन। तो इस तरह से हमने एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया है डिग्री में और रेडियन के बीच में। तो 1 रेडियन में 180/π डिग्री हो जाएंगे, और 1 डिग्री में π/180 क्या हो जाएंगे, रेडियन हो जाएंगे। तो इस तरह से अब हमारे पास जो भी सवाल आएंगे कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो तो 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो तो π/180 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे ना, कुछ एंगल्स को डिग्री से रेडियन में बदलने की कोशिश करेंगे। कुछ जो कॉमन एंगल है जिनका इस्तेमाल हम लगातार करते रहते हैं, तो एक एंगल हमने ले लिया जैसे कि 30 डिग्री, ठीक है। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि 30 को हम अभी जो हमने फार्मूला बनाया, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो π/180 से मल्टीप्लाई इसको कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 टाइम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, π/6।
तो 30 डिग्री जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, π/6 के। इसी तरह से दूसरा एंगल ले लेते हैं, जैसे कि 45 डिग्री का। इसको भी अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 45 × π/180। ठीक है, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 9 जा और 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, तो ये अभी और कट जाएगा, 9 4 जा, तो ये आ जाएगा कितना, π/4। तो अब हम 45 को हमेशा रीड करेंगे π/4, 30 डिग्री को हमेशा रीड करेंगे π/6। ऐसे ही और भी जो एंगल हैं, जैसे 90 डिग्री है उसको रीड करेंगे π/2। तो इस तरह से डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया जा सकता है, और रेडियन को डिग्री में भी किया जा सकता है। अब जैसे रेडियन है ये π/6, इसको डिग्री में बदलना है तो क्या करते हैं, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 6 3 जा, तो फिर से आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। तो डिग्री को रेडियन में बदलना है तो π/180 से मल्टीप्लाई, और रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180/π से मल्टीप्लाई, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आखिरी जो चीज़ है वो हो जाएगा ये, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसके बाद ये फार्मूला है जो हमारी एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो ये फार्मूला आता कहाँ से है, इसका डेरिवेशन भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया जिसकी रेडियस है r। तो यहाँ पे r है तो ये भी क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। और ये वाला जो आर्क आप देख रहे हैं, PA वाला जो आर्क है, इसकी लंबाई को हम r मान लेते हैं। तो इस हिसाब से ये जो एंगल बनेगा सेंटर पर, ये कितने का हो जाएगा, 1 रेडियन का। क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जितनी सर्कल की रेडियस होती है, अगर उतना ही आर्क है तो सेंटर पर बनने वाला एंगल 1 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अभी हम इस वाले एंगल के बारे में नहीं जानते कि ये कितने रेडियन के बराबर है। तो इस पूरे एंगल को हम मान लेते हैं किसके इक्वल, थीटा के इक्वल। और ये जो पूरा आर्क है ए से लेकर क्यू तक, इस लंबाई को हम मान लेते हैं क्या, एल। अब इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक चीज़ को समझना ज़रूरी है कि मान लो हमारे पास एक सर्कल है और उसके अंदर 2 आर्क हैं, एक की लंबाई एल है और दूसरे की लंबाई है पी। वो कहीं और बना देता हूँ ये। और मान लो कि इस वाले आर्क ने एंगल बनाया θ1 और उस वाले ने एंगल बनाया θ2। तो ये एक रूल होता है कि आर्क का जो रेशो होता है वो उनके द्वारा बनाए गए एंगल के रेशो के इक्वल होता है, θ1/θ2। तो ये जो रूल है क्लास 9th और 10th में पढ़ाया जाता है कि जो आर्क होते हैं उनसे बने हुए एंगल का रेशो और उन आर्क का रेशो जो है वो क्या होता है, इक्वल होता है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि आर्क की लंबाई और सेंटर पर बने हुए एंगल जो हैं वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसी चीज़ का इस्तेमाल हम यहाँ पे इस डेरिवेशन में करेंगे, इस फार्मूले को ड्राइव करने में। तो यहाँ पे मैंने इस रूल को लिख दिया है कि सिंस द एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द आर्क सबटेंडिंग दैम। ये जो एंगल्स होते हैं ये उन आर्क के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, जो इनको सबटेंड करते हैं। तो अब अगर इस रूल को लगाया जाए तो इस हिसाब से ये जो आर्क है इसकी लंबाई एल है और जो दूसरा आर्क है उसकी लंबाई क्या है, आर। उस वाले आर्क ने जो सेंटर पर एंगल बनाया वो कितना है, थीटा। और इस वाले आर्क ने जो सेंटर पर एंगल बनाया वो है 1 रेडियन। ठीक है, इसके बाद बस जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो L = r थीटा वाला जो फार्मूला है वो तैयार हो जाएगा। तो दोबारा से समझते हैं कि क्या सवाल था। इस सवाल के लिए सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया था और इस सर्कल के अंदर ये एक ऐसा सर्कल था जिसकी रेडियस क्या थी, r थी। तो सबसे पहले हमने इसमें 1 रेडियन का जो एंगल है उसको कंस्ट्रक्ट किया। वो कैसे बन सकता है, जितनी रेडियस है उतनी आर्क की क्या होनी चाहिए, लंबाई। तो यहाँ पर जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो क्या होगा, 1 रेडियन का होगा। इसके बाद हमने यहाँ पर एक दूसरा एंगल लिया जो किसी दूसरे आर्क से बना होगा। इस आर्क की लंबाई को हमने क्या मान लिया, L मान लिया। फिर हमने ये रूल लगाया कि जो आर्क होते हैं उनका जो रेशो होता है वो जो सेंटर पर एंगल बनाएंगे उसके क्या होता है, इक्वल। तो ये आर्क है, ये इसका एंगल है, ये वाला आर्क है R और इसका एंगल कितना है, 1। फिर बस जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे L = r थीटा वाला फार्मूला आपका तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फार्मूला भी बन चुका है। तो अब एक्सरसाइज 3.1 में इस्तेमाल होने वाली और उसके आगे इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से सीख चुके हैं। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है।
और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।